मित्रों, मैकियावेली को एक राजनीतिक विचारक के रूप में जानने से ये स्पष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन चिंतन प्रवृत्तियों का अब लोप हो चुका है। अब एक नए या जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं उस आधुनिक युग का आगमन हो रहा है। एक सद्गुण संपन्न और नीतिबद्ध संस्था के रूप में राज्य की पहचान अब लुप्त हो रही है और एक शक्ति केंद्रित व्यवस्था के रूप में राज्य का आगमन हो रहा है। धर्म और नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण हो चुका है और संप्रभुता जैसी धारणाएं राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में आ रही हैं। इस पूरे प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मैकियावेली अब आने वाले युग के एक सशक्त प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो जाता है और यही कारण है कि आने वाले युग की जो प्रवृत्तियां हमको मैकियावेली में दिखाई देने लगती हैं, इस कारण से ही मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। आगे के अंकों में हम लोग राज्य के बारे में जो आधुनिक धारणाएं हैं उन आधुनिक धारणाओं पर भी विस्तार से विचार करेंगे। कुमारस्वामी फाउंडेशन का ये प्रयास रहा कि आज जिस वर्तमान स्थिति में हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसके नियति और उसके निर्माण में किस किस प्रकार की राजनीतिक धाराओं और अंतर्धाराओं का योगदान रहा है, इसको विस्तार से समझ लिया जाए। तभी आधुनिक कोलाहल या वैचारिक विप्लव की स्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। मित्रों, कुमारस्वामी फाउंडेशन की ये उपलब्धि ही कही जाएगी कि आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से अब हम लोग इस सम्यक वाक श्रृंखला की 50वीं कड़ी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लगभग पिछले 2 वर्ष की अवधि में हम लोगों ने अपना ये सफ़र तय किया है। इस बीच में इस पूरे प्रकल्प के मुख्य सूत्रधार प्रोफेसर मिश्रा सर की तबीयत भी खराब हुई। वे कोविड से ग्रसित हुए और कोविड की वजह से उनको जितनी परेशानी नहीं हुई उससे ज़्यादा परेशानी उनको कोविड की चिकित्सा की वजह से हुई और उसके बाद वे म्यूकोरमाइकोसिस या जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है उसके शिकार हुए। अभी तक ब्लैक फंगस का उनका इलाज चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब वे स्वस्थ हो रहे हैं और उन्हीं की पहल पर हम लोगों ने दोबारा से लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद इस सम्यक वाक श्रृंखला को शुरू किया है। आशा है कि आगे के अंकों को भी आपका स्नेह और आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त होती रहेगी। इसी उम्मीद के साथ सम्यक वाक श्रृंखला की ये 50वीं कड़ी प्रस्तुत है। धन्यवाद। आज हम लोग 16वीं शताब्दी के 2 अन्य महत्वपूर्ण विचारकों के चिंतन पर विचार करेंगे, जिसमें से एक तो बुद्धा है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि जो आधुनिक सिद्धांत है संप्रभुता का, उसका वो जनक था। यद्यपि संप्रभुता का एक परिपूर्ण सिद्धांत तो 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया, लेकिन संप्रभुता के विचार को व्यवस्थित रूप देने वाला पहला विचारक बुद्धा था। तो हम लोग बुद्धा के राजनीतिक चिंतन के कुछ पक्षों पर विचार करेंगे और उसके बाद जो दूसरा विचारक है ह्यूगो ग्रोशियस, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय विधि की धारणा का संस्थापक है, यानी वो इंटरनेशनल लॉ का फादर या फाउंडर है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचलन में आई और उससे जो और संबंधित पक्ष जो किया है उसको सबसे पहले व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने वाला एक डच विद्वान ह्यूगो ग्रोशियस था। इन दोनों के राजनीतिक चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर हम लोग विचार करेंगे। जहाँ तक बुद्धा का प्रश्न है तो बुद्धा 16वीं शताब्दी के
16वीं शताब्दी का विचारक है, फ्रांस का राजनीतिक विचारक है। और 16वीं शताब्दी के फ्रांस पर अगर हम दृष्टिपात करें तो 16वीं शताब्दी का फ्रांस रिलीजियस वार्स का फ्रांस था, यानी उन दिनों फ्रांस में धर्म युद्ध होते रहते थे। और धर्म युद्ध कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच। जैसा कि मैंने मार्टिन लूथर के संदर्भ में बताया था कि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की स्थापना की और उसके बाद यूरोप का विभाजन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो पक्षों में हो गया। कई देश थे जो कि रोमन कैथोलिक बने रहे, जिन्होंने कि रोमन कैथोलिक धर्म को स्वीकार किया, और कई ऐसे देश भी थे जिन्होंने कि मार्टिन लूथर या जॉन कॉल्विन या नॉक्स के प्रभाव में आकर प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार किया। तो इसी तरह से फ्रांस में भी और लगभग हर देश में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले विद्यमान थे। कहीं कोई अल्पसंख्या में था तो कहीं कोई अल्पसंख्या में था। ये एक यूरोप की 16वीं शताब्दी की यूरोप की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक है और इसलिए उनके बीच काफ़ी मतभेद रहते थे और वो मतभेद अक्सर संघर्ष का स्वरूप धारण कर लेते थे। इसलिए 16वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में रिलीजियस वार्स की शताब्दी मानी जाती है कि विभिन्न देशों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में निरंतर संघर्ष होते रहते थे। वे संघर्ष कभी कभी बड़ा भयावह रूप भी धारण कर लेते थे। बुद्धा ने अपने विचारों को जिस पुस्तक में प्रतिपादित किया है, वैसे तो उसके कई ग्रंथ हैं, लेकिन उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिक, जिसमें उसने राज्य के सैद्धांतिक पक्षों पर विचार किया है। बुद्धा के, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फ्रांस की जो आंतरिक राजनीति है उसका सीधा संबंध बुद्धा के राजनीतिक सिद्धांतों से है। फ्रांस की आंतरिक राजनीतिक स्थिति में 3 फैक्शंस प्रमुख थे। पहली बात तो यह है कि फ्रांस में जो रोमन कैथोलिक्स हैं उनका बहुमत था, उनकी प्रबलता थी, लेकिन वहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट्स थे वे भी थे, अच्छी संख्या में थे। फ्रांस में जो प्रोटेस्टेंट्स थे वे जॉन कैल्विन के अनुयायी थे और उनको यूगेनॉज कहा जाता था। फ्रांस के प्रोटेस्टेंट्स के लिए यूगेनॉज शब्द चलता था। और फ्रांस में एक तीसरा जो रिलीजियस फैक्शन था, जो तीसरा रिलीजियस गुट था, जिसको कि पॉलिटिक्स कहा जाता था, यानी ये लोग कैथोलिक होते हुए भी प्रोटेस्टेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करने के पक्षधर थे। और जो बुद्धा था वो इसी ग्रुप का, इसी फैक्शन से जुड़ा हुआ था। जो पॉलिटिक्स नाम का जो ग्रुप था इसी से वो जुड़ा हुआ था। तो एक तो फ्रांस में की जो धार्मिक संरचना थी वो इस प्रकार की थी कि वहाँ पर 3 प्रकार के ईसाई संप्रदाय विद्यमान थे और जो 2 संप्रदाय हैं, रोमन कैथोलिक्स और जो यूगेनॉज या प्रोटेस्टेंट जो थे, उनके बीच आए दिन संघर्ष, युद्ध होते रहते थे। और ये संघर्ष बढ़ते बढ़ते 1572 में एक बहुत बड़े हत्याकांड में परिणत हुए, जिसको सेंट बार्थोलोमो डेज मैसेकर इतिहास में कहा जाता है कि सेंट बार्थोलोमो डे के दिन कैथोलिक लोगों ने बड़ी संख्या में जो यूगेनॉट्स थे यानी जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनका नरसंहार किया। तो इसलिए उसको एक मैसेकर, एक नरसंहार कहा जाता है।
तो इस प्रकार से वहाँ पर जो रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो रिलीजियस वार्स थे, वो इस स्थिति में प्रायः पहुँच जाते थे कि मैसेकर्स की स्थितियाँ पैदा हो जाती थी। दूसरा ये था कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो अभी भी एक फ्यूडल सोसाइटी थी। वहाँ पर राजा था और सामंत वर्ग थे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जनता थी जो कि लगभग अधिकार विहीन थी। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वे राजा को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहते थे और प्रायः ऐसा होता था कि जो फ्रांस के राजा होते थे, यद्यपि वे बड़े शक्तिशाली राजा होते थे, लेकिन फिर भी फ्यूडल लॉर्ड्स का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता था। तीसरी बात फ्रांस के विषय में यह है कि जो पोप था रोम का, वो भी फ्रांस के अफेयर्स में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता रहता था। तो इन सब चीज़ों ने फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक स्थिति को बहुत जटिल बना दिया था। यानी फ्रांस में एक अस्थिरता या फ्रांस में एक तरह का एक डिसहार्मनी उनके राजनीतिक जीवन में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, एक डिसयूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में बोधा ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि बोधा का ये मानना था कि फ्रांस को भी इंग्लैंड की तरह एक स्ट्रांग मोनार्की की आवश्यकता है। और एक स्ट्रांग मोनार्की का मतलब ये है कि जो राजा है वो संप्रभु होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, तभी वो शक्तिशाली होकर फ्रांस की यूनिटी को, फ्रांस की एकता की रक्षा कर सकता है और फ्रांस की शक्ति का विस्तार कर सकता है। और जो तमाम तरह के चैलेंजेस फ्रांस में हैं, चाहे वो रिलीजियस वार्स के रूप में हो, चाहे वो पोप के हस्तक्षेप के रूप में हो, चाहे वो सामंतों के दबाव और प्रभाव के रूप में हो, इनका अगर मुकाबला फ्रांस के राजा को करना है तो उसको सॉवरेन होना ही चाहिए, ऐसा बोधा का विचार था। तो उसने इस पृष्ठभूमि में अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वो एक प्रकार से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, उसका पहला स्टेटमेंट था। तो बोधा ने किस प्रकार से संप्रभुता को परिभाषित किया? उसका कहना है कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स, यानी राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति अपने नागरिकों के ऊपर, अपनी प्रजाजनों के ऊपर अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, जिसके ऊपर कानूनी रूप से कोई अंकुश ना हो। ये उसने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत है कि द सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। ये एक वैधानिक सिद्धांत है संप्रभुता का, एक लीगल कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, जो कि आगे चल के जॉन ऑस्टिन ने भी प्रतिपादित किया और उसको ज़्यादा एलोबोरेट किया, ज़्यादा क्लैरिफाई किया। तो बोधा ने भी एक लीगल दृष्टि से, कानूनी यानी वैधानिक दृष्टि से संप्रभुता के ऊपर विचार किया और वैधानिक रूप से वो मानता है कि राजा जो है, जो राज्य है, और राज्य का मतलब राजा, कि जो राजा है, फ्रांस का जो किंग है, वो सर्वोच्च है अपने नागरिकों के ऊपर, अपने प्रजाजनों के ऊपर, और वो जो कहेगा वही कानून है, जो भी उसका आदेश होगा वही लॉ है, और वो अन्य किसी से डिक्टेट नहीं हो सकता, अन्य किसी से प्रभावित नहीं हो सकता कानूनी रूप से। और इस प्रकार से राजा एक प्रकार से राज्य की एकता का आधार होता है। ये स्थिति जब आएगी, यानी राजा को जब सॉवरेनिटी मिलती है, तब
स्टेट की यूनिटी प्रिजर्व और प्रोटेक्ट होती है। अन्यथा राज्य बिखर जाएगा। अगर राजा के पास ये सॉवरेन पावर नहीं होगी तो फिर विभिन्न जो गुट हैं, समूह हैं, या विभिन्न प्रकार के जो हित हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे और उससे देश में एक डिसऑर्डर, एक क्यास, एक डिसयूनिटी पैदा होगी। और इसलिए फ्रांस एक शक्तिशाली नेशन स्टेट, एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य नहीं बन पाएगा जैसा कि इंग्लैंड बन चुका है। तो इसलिए बुद्धा ने संप्रभुता को बहुत आवश्यक माना, क्योंकि बिना संप्रभुता के ऑर्डर संभव नहीं है, व्यवस्था संभव नहीं है। बिना संप्रभुता के न तो आप पोप के दबाव को का मुकाबला कर सकते हैं, बिना संप्रभुता के आप जो सामंत हैं उनके षड्यंत्रों और उनके कुचक्रों का मुकाबला कर सकते हैं, या उनके दबाव और प्रभाव का मुकाबला कर सकते हैं। और बिना संप्रभुता के जनता का जो प्रतिरोध का अधिकार, राइट ऑफ रेजिस्टेंस, उस समय एक प्रतिपादित किया जा रहा था कि जनता को अब शासक के विरुद्ध एक प्रतिरोध का अधिकार प्राप्त है, और जिसका काफ़ी बुद्धा के हिसाब से लोग काफ़ी उसका दुरुपयोग कर रहे थे। तो फिर जनता, और जिसके कारण अनार्की भी पैदा हो जाती थी प्रायः। तो इसलिए संप्रभुता वो शक्ति है जो कि राज्य को पोप से, सामंतों से और जनता की अराजकता से संरक्षण प्रदान करती है, और इस प्रकार से वो राज्य को एक शक्तिशाली स्वरूप प्रदान करती है। तो इस दृष्टि से बुद्धा ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्टेट का एक साइंटिफिक अकाउंट है, वैज्ञानिक ये सिद्धांत है कि एक स्टेट वही जो कि सॉवरेन हो। ये जो मॉडर्न आइडिया स्टेट का आता है, जिसमें कि बिना सॉवरेनिटी के कोई किसी राज्य की कोई वैधानिक अस्मिता या सत्ता नहीं है। राज्य के लिए संप्रभुता अनिवार्य मानी जाती है मॉडर्न स्टेट में। ये स्थिति मध्य युग में नहीं थी। यूनानियों ने भी कभी राज्य के इस पक्ष को का उल्लेख नहीं किया। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट है उसकी जो एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो ये कि मॉडर्न स्टेट एक सॉवरेन स्टेट है, राज्य संप्रभु है कानूनी रूप से। वो अपने नागरिकों पर और नागरिकों के विभिन्न समुदायों के ऊपर, और इसी तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वो संप्रभु है, सर्वोच्च है, और वो अपने निर्णय स्वयं करेगा और उसके ऊपर किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव काम करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए माना जाता है कि उसने स्टेट का एक साइंटिफिक अकाउंट, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, ये ऐसा विद्वानों का मानना है। और उसने इसीलिए कहा कि जो संप्रभु का, जाहिर है ऐसे में जो संप्रभु का आदेश होगा वही कानून होगा, जो कि बात आगे चल के हॉब्स ने भी कही या ऑस्टिन ने भी कही कि जो लॉ है वो कमांड होगी। किसका कमांड? सॉवरेन का। संप्रभु जो घोषित करेगा वही कानून होगा। तो ये जिसको कहते हैं कि एनालिटिकल व्यू ऑफ लॉ, कि राज्य की एक एनालिटिकल थियरी जो है मॉडर्न एज में जो प्रतिपादित की गई, वो भी हमें बुद्धा में दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से बुद्धा ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत के द्वारा एक शक्तिशाली राज्य या एक शक्तिशाली राजतंत्र की व्यवस्था का समर्थन किया, और उसका ये निश्चित मत था कि बिना इसके फ्रांस की एकता और फ्रांस में ऑर्डर मेंटेन करना, व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना है, और वो बड़ा विरोधाभासी स्थिति है, बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन एक है, कि जहाँ एक तरफ तो
बुदा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट देता है सॉवरेनिटी का, लेकिन दूसरी तरफ वो सॉवरेनिटी के ऊपर कुछ मेडिवल लिमिटेशंस भी इम्पोज करता है, संप्रभुता के ऊपर सीमाएं भी आरोपित करता है, वो सीमाएं जिनका स्वरूप मध्ययुगीन है। जैसे ही वो कहता है कि वैसे तो राजा सर्वोच्च है, लेकिन वो दैवीय विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो राज्य की संप्रभुता पर डिवाइन लॉ का एक रिस्ट्रिक्शन हो गया। इसी प्रकार से वो कहता है कि वैसे तो राज्य सर्वोच्च है, लेकिन वो नेचुरल लॉ को ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता, प्राकृतिक नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता। या जैसे कि वो कहता है कि वैसे तो राज्य सर्वोच्च है, लेकिन फ्रांस का जो फंडामेंटल लॉ है, फ्रांस का जो मौलिक कानून है, यानी फ्रांस की जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, उनके विरुद्ध वो नहीं जा सकता। फ्रांस में एक सैलिक लॉ प्रचलन में था, जिस सैलिक लॉ में फ्रांस की प्राचीन परंपराओं का, मान्यताओं का उल्लेख था और उनके आधार पर फ्रांस का राजनीतिक सामाजिक जीवन चलता था। इसको फंडामेंटल लॉ कहा गया। तो कोई भी संप्रभु इस फंडामेंटल लॉ को, ये सैलिक लॉ के खिलाफ भी नहीं जा सकता। उसको जो फ्रांस की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं, उनके ही मर्यादा को स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक लिमिटेशन उसके ऊपर ये भी हो गई। और फिर आश्चर्यजनक रूप से चौथी लिमिटेशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी की। वो कहता है कि संपत्ति का अधिकार बड़ा पवित्र अधिकार होता है, व्यक्ति की संपत्ति बहुत ही पवित्र होती है, उसकी एक अपनी सैंक्टिटी है और कोई संप्रभु संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी अगर कोई संप्रभु चाहे कि लोगों के ऊपर अनाप शनाप करारोपण कर दे, उनकी संपत्ति को कॉन्फिस्केट कर ले, जब्त कर ले, तो ये वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सैक्रोसैंक्ट हैं और उनकी रक्षा करने के लिए संप्रभु है, इसलिए संप्रभु उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे चल के जॉन ऑस्टिन ने या हॉब्स ने भी जब संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो उन्होंने किसी लिमिटेशन को स्वीकार नहीं किया। उनके विचारों में और जो भी कमियां हों, लेकिन कानूनी दृष्टि से उनका विचार साउंड है, परिपक्व है, क्योंकि उन्होंने माना कि कानूनी रूप से राज्य के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हुआ करते, उसकी संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च है। लेकिन बुद्धा के साथ एक बड़ी विडंबना ये है कि एक तरफ तो वो कानूनी दृष्टि से राज्य को सर्वोच्च कहता है, दूसरी तरफ वो राज्य के ऊपर कई मर्यादाएं भी आरोपित करता है, जो कि जिनका कि सामंजस्य बैठा पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा वो क्यों करता है, सवाल ये उठता है। वो एक गंभीर विचारक था, राजनीति के सिद्धांतों का और राजनीति के व्यवहार का उसको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो सेबाइन ने कहा है कि इसका कारण ये है कि वो एक कन्विंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था, कि बुद्धा अंततः संविधानवादी था, एक निष्ठावान संविधानवादी था, एक कन्विंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था। वो जेम्स प्रथम, जो कि इंग्लैंड का राजा था, उस तरह के किसी राजतंत्र की परिकल्पना को स्वीकार नहीं करता था। जो जेम्स प्रथम कहता था कि राजा बिल्कुल सारे नियंत्रणों से, सारे अंकुशों से परे है। इस तरह की जो एब्सोल्यूट मोनार्की का प्रतिपादन इंग्लैंड में किया गया है या यूरोप के कुछ अन्य देशों में भी हो रहा था,
तो बोधा स्ट्रांग मोनार्की का तो पक्षधर है, लेकिन बोधा मोनार्की का पक्षधर होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सिद्धांत को मानता है। यानी मोनार्क के ऊपर कुछ मॉरल लिमिटेशंस हैं, कुछ नैतिक प्रतिबंध तो हैं ही। कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध भले ही ना हो, लेकिन नैतिक रूप से तो उसके ऊपर प्रतिबंध हैं ही और उसको मानना ही चाहिए। तो इसलिए सेबाइन कहते हैं कि क्योंकि वो बोधा एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, एक संविधानवादी है, इसलिए वो उस तरह से राज्य की निरंकुशता का, संप्रभुता के नाम पर राज्य की निरंकुशता का उस तरह से प्रतिपादन नहीं कर सकता जैसे कि जेम्स प्रथम कर रहा था इंग्लैंड में, या जैसे कि थॉमस हॉब्स ने आगे चल के किया, या इसी तरह से कुछ अन्य विचारक भी थे जो कि डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स के सिद्धांत के नाम पर राजा को बिल्कुल निरंकुश बनाने में विश्वास रखते थे। तो इसलिए उसका जो तथाकथित विरोधाभास है वो वस्तुतः इसलिए है क्योंकि वो एक शक्तिशाली फ्रांस का पक्षधर तो था, लेकिन एक निरंकुश राजतंत्र का पक्षधर वो नहीं था। और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया, उसके ऊपर एक मध्ययुगीन प्रभाव है कि जो राजनीतिक शक्ति है उसकी मर्यादाएं हैं, उसकी मर्यादाएं धर्म से के द्वारा लगाई जाती हैं, नैतिकता के सिद्धांतों के द्वारा लगाई जाती हैं, समाज की परंपराओं और मान्यताओं के द्वारा लगाई जाती हैं। तो उनका पालन तो राजा को करना चाहिए, उनका ध्यान तो राजा को रखना चाहिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय। इसलिए जो भी विसंगति या विरोधाभास हमें बोधा में दिखाई पड़ता है उसका एक औचित्य भी है। यद्यपि इसके कारण, जैसा कि सेबाइन ने कहा है, कि वो पुरातन और नवीन का एक अजीब घालमेल बन के रह गया। His political philosophy was a singular mixture of old and new, कि उसका राजनीतिक चिंतन नवीन और पुरातन का एक घालमेल बन गया। वो पूरी तरह से मध्ययुग को छोड़ भी नहीं पाया और पूरी तरह से आधुनिक युग को अपना भी नहीं पाया। ये एक, जिसको कहते हैं कि एक इनकंसिस्टेंसी, एक विसंगति उसके चिंतन में पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हम बोधा के इस पक्ष पर विचार करें कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था, तो शायद ये विसंगति उतनी अखरने वाली ना लगे। तो इस दृष्टि से बाकी उसके चिंतन में विसंगति का एक कारण ये भी माना जाता है कि उसने ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी माना है कि राजनीतिक जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है। हमारे यहाँ भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी ये माना गया है कि राजनीतिक जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है। तो बोधा भी मानता है कि जब ग्रह स्थितियाँ बदलती हैं तो उनके राजनीतिक परिणाम भी होते हैं। इसलिए किसी राज्य में शांति या अशांति का कारण कुछ सुपर नेचुरल फोर्सेस भी हुआ करती हैं, सुपर नेचुरल फैक्टर्स भी हुआ करते हैं, और इनका भी ध्यान, इनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए राजाओं के द्वारा। ठीक वैसे ही कि जैसे कि भारत में तो एक सिद्धांत ही प्रतिपादित किया गया कि राजा जो है वो दृश्य शत्रुओं से निपटने की व्यवस्था करता है। राज्य के जो विजिबल एनिमीज हैं उनसे निपटने की व्यवस्था तो राजा करता है, लेकिन राज्य के जो अदृश्य शत्रु हैं, जो इनविजिबल एनिमीज हैं, यानी यही प्रतिकूल ग्रह स्थिति या दूसरे इस तरह के प्रभाव, उनसे निपटने का उपाय पुरोहित बताता है, राजगुरु बताता है।
इसलिए हर राजा के पास के साथ एक राजगुरु की या राजपुरोहित की व्यवस्था भारतीय राजनीतिक चिंतन में की गई है, जिससे दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो बोधा भी जब ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का उल्लेख करता है राजनीति पर, तो वो भी एक मध्ययुगीन प्रभाव है। आधुनिक काल में इस तरह की मान्यता हम लोग जानते हैं नहीं मानी जाती है कि पॉलिटिक्स के ऊपर कोई प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं या राजनीतिक जीवन की समस्याओं का कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन तो इसको नहीं मानता। यूरोप में मध्य युग में ऐसा माना जाता था और वो प्रभाव हमें बोधा में दिखाई पड़ता है। तो इसलिए बोधा के राजनीतिक चिंतन में नवीनता भी है और पुरातनता भी है। वो एक प्रकार से नवीन और प्राचीन के संधि काल पर खड़ा है और इसलिए दोनों प्रकार के प्रभाव उसके चिंतन पर दिखाई पड़े, ये स्वाभाविक ही है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें बोधा के राजनीतिक चिंतन से संबंधित हैं। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विचारक उसी 16वीं-17वीं शताब्दी का हुआ, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का संस्थापक या अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है, वो ह्यूगो ग्रोशियस के नाम से एक डच फिलोसोफर है, जिसका जन्म 1583 में हुआ और जिसकी मृत्यु 1645 में हुई। ग्रोशियस बहुत बड़ा विद्वान था। कई समकालीन लोगों ने उसके लिए मिरेकल फ्रॉम हॉलैंड इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है कि ये हॉलैंड का चमत्कार है। उसकी विद्वता को देखकर, उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर उसके बहुत सारे समकालीन लोग उसको मिरेकल, एक चमत्कार कहते थे। हॉलैंड तो वो देश था जहाँ का कि वो रहने वाला था। तो और उसको अनेक विषयों का ज्ञान था, अनेक विषयों पर उसने ग्रंथों की रचना भी की। जहाँ तक राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी एक सबसे प्रसिद्ध किताब है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि पर है, जिसका शीर्षक है द राइट्स ऑफ वार एंड पीस, युद्ध और शांति के नियम या युद्ध और शांति के अधिकार, जो भी, या युद्ध और शांति की समस्या जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या रही हमेशा से, वार एंड पीस की, उसी समस्या पर उसने इस ग्रंथ में विचार किया है। अब प्रश्न ये सबसे पहले ये उठता है कि ग्रोशियस ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय पर विचार करने की आवश्यकता क्यों समझी। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। केवल रोम के एम्पायर में, रोमन एम्पायर में एक विधि मानी जाती थी जिसको जस जेंशियम कहते थे, लॉ ऑफ नेशंस कहते थे, कि जो विभिन्न देशों के बीच के संबंधों का नियमन करती थी। लेकिन फिर तो हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जब कभी भी विधि का उल्लेख मिला है तो वो विधि का उल्लेख राष्ट्रीय संदर्भ में ही मिला है, यानी उसका नेशनल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में ही जिक्र हुआ है। कभी इंटरनेशनल लॉ जैसी कोई चीज़ होती है, ये हमें सबसे पहले ग्रोशियस और उसी समय के कुछ अन्य विद्वानों के ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो ग्रोशियस ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के ऊपर विचार करने की आवश्यकता क्यों समझी,
उसने अंतर्राष्ट्रीय विधि पर ग्रंथ रचना करने की आवश्यकता क्यों समझी? इसलिए क्योंकि वो दौर राष्ट्रों के बीच बड़े बड़े युद्धों का दौर था। 16वीं शताब्दी, जैसा कि मैंने अभी बुद्धा के संदर्भ में बताया कि 16वीं शताब्दी रिलीजियस वार्स की शताब्दी थी। वो रिलीजियस वार्स देश के अंदर भी हो रहे थे और देशों के बीच भी हो रहे थे। एक प्रोटेस्टेंट देश एक कैथोलिक देश से आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे, संघर्ष होते रहते थे। देश के अंदर तो होते ही थे, दो देशों या दो देशों से अधिक देशों के बीच में भी आपस में संघर्ष होते रहते थे। तो एक तो विभिन्न देशों के बीच संघर्ष बढ़ गए थे। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, लेकिन अब 16वीं शताब्दी में ईसाई धर्म में विभाजन के बाद धार्मिक आधार पर जो संघर्ष थे वो बहुत तेजी से बढ़ गए थे। और दूसरा, उन संघर्षों में बर्बरता भी बहुत बढ़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सेंट बार्थोलोमेव डे पर जो हत्याकांड हुआ फ्रांस में, उस हत्याकांड में इतनी बर्बरता का प्रदर्शन किया गया। और आश्चर्यजनक यह है कि पोप ने, क्योंकि इसमें प्रोटेस्टेंट लोग मारे गए थे कैथोलिक लोगों के द्वारा, तो जो रोम का पोप था, जो कि कैथोलिक धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो बहुत प्रसन्न हुआ था। उसने इस मैसेकर को सेलिब्रेट किया था और इस घटना को चिर स्मरणीय बनाने के लिए एक सिक्का जारी किया था, जैसे कि कोई बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ। तो ये हालात थे, यानी जो धार्मिक विद्वेष था देशों के बीच या देश के अंदर गुटों के बीच, वो इस सीमा तक पहुंच चुका था कि वो लोग मैसेकर को, नरसंहार को सेलिब्रेट करते थे, बर्बरता को सेलिब्रेट करते थे। तो एक न केवल युद्ध हो रहे थे, बल्कि उन युद्धों में बहुत ही ब्रूटैलिटी का और बहुत ही बर्बरता का प्रयोग होता था। दूसरी चीज़ ये थी, और ये शायद इसलिए था कि जैसा कि कुछ विद्वानों का मानना है कि मैकियावेली का गहरा प्रभाव पड़ रहा था, जिस मैकियावेली ने राज्य की शक्ति का विस्तार करने के लिए किसी भी साधन को अपनाने की अनुमति दी थी। तो ये जो मैकियावेलियन जो इन्फ्लुएंसेस थे वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, इसलिए शायद इतनी बर्बरता राज्यों के बीच युद्धों में दिखाई पड़ रही थी। दूसरा ये था कि आर्थिक हितों का टकराव भी हो रहा था, क्योंकि अर्थव्यवस्था बदल रही थी, व्यापार वाणिज्य की प्रगति हो रही थी, हर देश अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता था। जैसा कि मैंने शुरू में पुनर्जागरण काल के संदर्भ में बताया कि अब वो जो पुराना फ्यूडल सिस्टम था, जो कृषि आधारित समाज की व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, वो अब टूट रही थी और अब एक मर्केंटलिस्ट एज में हम प्रवेश कर चुके थे, जिसमें व्यापार वाणिज्य की तेज़ी से प्रगति हो रही थी और हर देश अधिक से अधिक व्यापार वाणिज्य के प्रगति के द्वारा धनार्जन करना चाहता था और इसलिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और उसका एक कारण ये साम्राज्यवाद, जिसको बाद में कहा गया, ये भी था कि धीरे धीरे डिस्कवरीज शुरू हुई दूसरे देशों की, एशिया में, अफ्रीका में, और वहाँ पर धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई कि उनका शोषण करके, उनका दोहन करके अपने को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। तो ये भी उसी समय शुरू हो चुका था, 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में। तो इन सब कारणों ने मिल के युद्ध को न केवल बहुत फ्रीक्वेंट बना दिया था, न केवल
अक्सर घटित होने वाली चीज़ बना दिया था, बल्कि युद्धों को बहुत ही बारबेरिक भी बना दिया था, बहुत बर्बर भी बना दिया था। और शांति की जो संभावना थी, वो कोई विवाद कभी शांतिपूर्वक तरीके से हल हो पाए, इसकी संभावनाएं हमेशा नगण्य रहती थी। तो ये बैकग्राउंड थी, जिस बैकग्राउंड में ग्रोशियस ने विचार किया और उसने कहा कि भाई अगर ऐसा ही ये रक्तपात चलता रहा, अगर ऐसे ही हिंसक और बार्बरिक युद्ध देशों के बीच होते रहे, तो मानवता का क्या होगा, देशों की जनता का क्या होगा। तो इसलिए उसने माना कि भाई अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कुछ नियम होने चाहिए, युद्ध के भी नियम होने चाहिए। यानी अव्वल तो युद्ध की नौबत ही ना आए। उसने कहा कि प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए कि युद्ध की नौबत ही ना आए। अगर देशों के बीच कोई विवाद है तो उसको बातचीत के द्वारा, नेगोशिएशन के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, आर्बिट्रेशन के द्वारा या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के द्वारा सुलझा लिया जाए। सबसे अच्छा तो यही है कि युद्ध की नौबत ही ना आए, क्योंकि युद्ध बड़ा विनाशकारी होता है और दोनों पक्षों का उसमें विनाश होता है। ऐसा नहीं कि वो केवल उसमें जो जीतता है वो भी हारता है, और जो हारता है वो तो हारता ही है। तो इसलिए शुरू में तो कोशिश होना चाहिए कि युद्ध की नौबत ना आए, लेकिन अगर युद्ध लड़ना ही पड़े किन्हीं परिस्थिति में, तो वो परिस्थितियां कौन सी हैं कि जब वार इनएविटेबल, अवश्यंभावी हो जाता है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो उसने कहा कि एक तो दो स्थितियां उसने बताई कि एक तो यह है कि आत्मरक्षा में युद्ध लड़ा जाना चाहिए, सेल्फ डिफेंस में, कि जब आपके विरुद्ध कोई दूसरा षड्यंत्र कर रहा है, आपकी अस्तित्व को मिटाने पे तुला हुआ है, तो आत्मरक्षा में आपको युद्ध करना चाहिए। तो वार का एक जस्टिफिकेशन तो ये है, या वो युद्ध न्याय संगत है जो कि आत्मरक्षा के लिए हो, जस्ट वार की थ्योरी जिसको कहा जाता है। तो एक तो सेल्फ डिफेंस में किया गया वार जस्ट वार होता है। दूसरा रेस्टिट्यूशन, कि आपकी कोई चीज़ किसी दूसरे देश ने हड़प ली है और आपके कहने से वो वापस नहीं कर रहा है, जैसे भूमि हड़प ली है या कोई जहाज हड़प लिया है, क्योंकि इन दिनों तो सी ट्रेड होता था, या और कोई संपत्ति उन्होंने कॉन्फिस्केट कर ली है, जब्त कर ली है, और वो कहने सुनने पर भी नहीं दे रहे हैं और उसके कारण आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में रेस्टिट्यूशन जिसको कहते हैं कि उस चीज़ का रेस्टोरेशन आपको हो, वो चीज़ आपको फिर से मिल जाए, इसके लिए भी युद्ध किया जा सकता है। तो ग्रोशियस ने कहा कि ये दो स्थितियां वार को जस्ट बनाती हैं। यानी अगर वार करना ही है, अगर वार अवश्यंभावी है, तो इन दो परिस्थितियों में किया जा सकता है, ऐसा उसका मानना था। तो इस आधार पर उसने एक तो बात की। दूसरी चीज़ उसने ये कही कि युद्ध हो तो भी कुछ नियमों के अनुसार हो, यानी जो कंडक्ट ऑफ वार है उसके भी कुछ नियम होने चाहिए, जिससे कि उसमें अमानवीयता, बर्बरता या हिंसा बहुत अधिक ना होने पाए। तो इसलिए कंडक्ट ऑफ वार को लेकर भी उसने कुछ गाइडलाइंस बनाने का समर्थन किया, कि जिससे कि युद्ध इस प्रकार से हो कि न्यूनतम
नुकसान हो मनुष्य का, धन संपत्ति का, और इस प्रकार से वो युद्ध शायद फिर भी बेहतर है बजाय उसके ऐसे युद्धों से, टोटल वार्स जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, उनसे। तो इस प्रकार से उसने, और फिर उसने शांति के लिए उसने बताया कि भाई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, आर्बिट्रेशन होना चाहिए, सी के नियम, लॉज ऑफ सी होने चाहिए युद्ध से, क्योंकि उन दिनों समुद्री व्यापार होता था, तो समुद्र के ऊपर सबका अधिकार है, फ्री सीज का सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया। उस समय कुछ लोग क्लोज्ड सीज का सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे थे, ख़ासतौर से इंग्लैंड, क्योंकि वो सबसे बड़ा व्यापारी देश था, कि ये जो हमारे देश के आसपास का समुद्र है ये सब हमारा है, इस पे किसी और देश का जहाज नहीं आ सकता बिना हमारी परमिशन के। तो ग्रोशियस ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो समुद्र हैं वो तो सबके हैं, उनमें सभी देशों के जहाज़ों को जाने का अधिकार होना चाहिए। तो उसने फ्री सी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्लोज्ड सी के सिद्धांत के विरुद्ध। तो ये भी उसकी एक विशिष्टता थी। तो अब उसने जब ये इस प्रकार की बात कही, तो वस्तुतः ये नेचुरल लॉ का ही एक जो इंटरनेशनल लॉ है, ये वस्तुतः नेचुरल लॉ का को ही उसने एक्सटेंड किया है, प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का ही उसने विस्तार किया है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। और न केवल विस्तार किया बल्कि नेचुरल लॉ को उसने सेक्युलराइज किया, उसको धर्म के जकड़न से मुक्त किया। ये उसका सबसे विशिष्ट योगदान माना जाता है कि उसने नेचुरल लॉ को सेक्युलराइज किया। कैसे सेक्युलराइज किया? सेक्युलराइज करने का मतलब यह है कि नेचुरल लॉ का सिद्धांत तो हम लोग पढ़ चुके हैं मध्य युग में, वो उसके ऊपर धर्म का, ईसाई धर्म का बहुत प्रभाव था। यानी ईश्वर ने हमारे अंदर एक विवेक दिया है, और उस विवेक के द्वारा हमें पता चलता है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, और इसलिए जो करने योग्य हमें वही करना चाहिए, और जो करने योग्य नहीं है उससे दूर रहना चाहिए। यानी जो मेडिवल कॉन्सेप्ट है नेचुरल लॉ का, वो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। अब पुनर्जागरण काल के बाद धर्म का प्रभाव तो कम हो ही रहा था, और जो विचारक थे वो अब उस धार्मिक शब्दावली में अपनी बात नहीं कहना चाहते थे, अपने को उस धार्मिक प्रभाव से मुक्त करना चाहते थे। तो उसने कहा कि ये जो नेचुरल लॉ होता है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो, इंटरनेशनल लॉ के रूप में, ये नेचुरल लॉ, सिसरो की बात को फिर से उसने पुनर्जीवित किया। सिसरो ने भी नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट दिया है, उसका महत्वपूर्ण विचार है कि नेचुरल लॉ का मतलब है राइट रीज़न, विवेक, कि हम विवेक के आधार पर काम करें, ये हमसे अपेक्षा की जाती है। चाहे व्यक्तिगत मामला हो, नागरिकों के आपसी संबंधों का प्रश्न हो, तो वहाँ पर भी विवेक के आधार पर, राइट रीज़न के आधार पर निर्णय होने चाहिए। और चाहे देशों के बीच का मामला हो तो वहाँ पर भी राइट रीज़न के, यानी विवेक के आधार पर विचार होना चाहिए। तो इसलिए उसने नेचुरल लॉ का या इंटरनेशनल लॉ का जो बेसिस है वो राइट रीज़न को माना, और उसका मानना है कि ये राइट रीज़न हर मनुष्य के पास होता है, और हर आदमी इस राइट रीज़न का अगर प्रयोग करे तो वो समझ लेगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। या इसी तरह से हर देश की सरकार भी समझ लेती है कि राइट रीज़न होने से कि क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें धर्म को बीच में लाने की आवश्यकता कहाँ है? तो इसलिए उसने नेचुरल लॉ के सिद्धांत को धर्म के नियंत्रण से मुक्त करने का काम तो किया,
और कहा कि ये जो नेचुरल लॉ है वो संसार के सभी लोगों पर लागू होता है, सभी देशों पर लागू होता है। जैसा कि फ्रांस में, जैसा कि रोम में जस जेनशियम का सिद्धांत माना जाता था कि भाई जो चीज़ें सही हैं वो सभी लोग मानते हैं कि हाँ ये सही है, जो चीज़ें गलत हैं उनको सभी लोग मानते हैं कि गलत है। उचित अनुचित, सही गलत, नीति अनीति, इसको लेकर सभी देशों और सभी मनुष्यों के बीच एक सामान्य सहमति होती है। बस यही नियम है, यही प्राकृतिक नियम है, यही देशों के बीच का नियम होना चाहिए। तो इस आधार पर उसने कहा है कि जो नेचुरल लॉ है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं। वो एक कॉमन सेंस है जो कि हर मनुष्य के पास विद्यमान है और जिसके आधार पर एक देश के अंदर भी नागरिकों के संबंधों का नियमन हो सकता है और देशों के बीच के संबंधों का नियमन हो सकता है। प्रयास तो उसने सेकुलराइज करने का किया, लेकिन ये प्रयास चल नहीं पाया और उसको पिछले दरवाजे से फिर से उसको धर्म को वापस लाना पड़ा, क्योंकि उसको लगा कि ये जो राइट रीज़न है ये बड़ा अनडिफाइंड है, बड़ा अपरिभाषित सा है, स्पष्ट सा है, और आदमी अगर इतना ही विवेकशील होता तो झगड़े होते ही क्यों। तो इसलिए हमें कुछ नेचुरल लॉ के क्षेत्र में कुछ दूसरी चीज़ों को भी लाना चाहिए। और फिर उसने एक, जिसको कहा गया कि एक उसने नॉर्म्स, कुछ उसने मान्यताएं प्रतिपादित की, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्म्स। कई इस प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए कि इसलिए हमें नेचुरल लॉ को मानना चाहिए। तो पहला तो ये कि क्योंकि ये गॉड्स लॉ है, ये ईश्वरीय विधि है, इसलिए इसको मानना ही चाहिए। ईश्वर का आदेश है ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, आपस में सद्व्यवहार करो, हिंसा से दूर रहो। तो वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी में चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट हो, वो हमारे सामने एक गॉस्पेल ऑफ लव का प्रतिपादन करता है, प्रेम का एक रिश्ता होना चाहिए। तो इसलिए हमें नेचुरल लॉ को मानना चाहिए। यानी नेचुरल लॉ को वो सेकुलराइज करना चाहता था, लेकिन अंततः उसको लगा कि नेचुरल लॉ में अगर फोर्स, यानी नेचुरल लॉ को अगर में जान डालनी है तो उसको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ना ही पड़ेगा। और फिर से वो वही लॉ ऑफ गॉड को या डिवाइन लॉ को वापस ले आता है। तो एक तो वो ये करता है कि युद्ध और हिंसा को धर्म ग्रंथों में बुरा कहा गया है, इससे बचना चाहिए। बाइबल में बुरा कहा गया, इसलिए इससे बचना चाहिए। और इसलिए अपने विवादों को, अपने मतभेदों को प्रेम और सौहार्द के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। ईश्वर की ऐसी इच्छा है, ईश्वर का ऐसा नियम है। और फिर दूसरा उसने जो नॉर्म प्रतिपादित की वो है यूटिलिटी की, उपयोगिता की, कि अगर हम हिंसा करेंगे तो प्रतिहिंसा होगी हमारे खिलाफ भी। वायलेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस काउंटर वायलेंस। बाइबल का कथन है कि जो तलवार उठाएगा उसके खिलाफ भी तलवार उठाई जाएगी। तो इसलिए वायलेंस काउंटर प्रोडक्टिव होती है, वार्स काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। उसमें दूसरे का नुकसान तो होता ही है, लेकिन हमारा नुकसान भी कम नहीं होता। तो ये अगर हम उपयोगिता की दृष्टि से विचार करें तब भी युद्ध करना, संघर्ष करना, रक्तपात करना, बर्बरता करना अच्छा नहीं है। अगर हम बर्बरता का व्यवहार करेंगे
तो हमारे साथ भी बर्बरता होगी। तो यूटिलिटी के बेसिस पर भी वो कहता है कि हमें प्राकृतिक विधि का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक विधि का पालन करना हमारे हित में भी है और दूसरों के हित में भी है। तो इस प्रकार से ग्रोशियस ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत पर विचार किया, और अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो विचार है वो कुछ अन्य विचारक भी हैं, उनके साथ साथ ग्रोशियस भी है, जो कि इनके सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। उस इंटरनेशनल लॉ को या नेचुरल लॉ को उसने सेक्युलराइज करने का प्रयास किया, ये उसका योगदान माना जाता है। यानी पुनर्जागरण काल के बाद का जो ट्रेंड था विचार जगत का, उसके अनुसार वो भी विभिन्न धारणाओं को, विभिन्न सिद्धांतों को धर्म के प्रभाव से मुक्त करना चाहता था, और उसने करने का प्रयास भी किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इसमें वो अंततः उसको लगा कि इससे वो धारणा अपनी शक्ति खो देगी, अपना प्रभाव खो देगी, इसलिए उसको फिर से उन चीज़ों को वापस लाना पड़ा जिनसे वो मुक्त होना चाहता था। तो संक्षेप में ये ग्रोशियस की महत्ता है। वैसे तो उसने राजनीति के अन्य पक्षों पर भी विचार किया है, लेकिन जो उसका सबसे केंद्रीय विचार है वो यही अंतर्राष्ट्रीय विधि की धारणा है।